तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ वाला में। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे गुणनखंड। अब गुणनखंड में किस तरीके के सवाल हमारे यूपी टेट या सी टेट में पूछे जा सकते हैं, हम उतना ही इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा डीप में इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। हम लोग उतना पढ़ेंगे जितना हम लोगों को क्लियर हो जाए और जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे प्राइमरी वाली बुक में ये सारी चीजें दी गई है। गुणनखंड क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, गुणनखंड वृक्ष है। तो ये सारी चीजें किताबों में जो दी गई हैं वहां से पूछे जाने की ज्यादा चांसेस है, तो उतना हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम समझते हैं कि उतना अगर समझ लिया जाएगा तो वो पर्याप्त होगा। आज जो है ये 36वां दिन है हम लोगों का, और डेट है 23। डेट रहने ही देते हैं। डेट इधर उधर थोड़ा वीडियो अपलोड करने में होता है तो कंफ्यूजन होता है। ये है डे, ये 36 डे है, ये 36वां दिन का वीडियो है। तो हम लोग गुणनखंड, अपवर्तक, अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद जो है अपवर्त, ये चारों चीजें डिस्कस किए थे। एक बार पुनः हम लोग देखेंगे गुणनखंड और अपवर्तक में, क्योंकि इसमें कहीं आप ढूंढेंगे, पूरे यूट्यूब में आप छान मारेंगे तो बहुत मुश्किल से इन दोनों में अंतर आपको मिलेगा, है ना। कहीं भी आप देखेंगे या किताबों में भी अगर देखेंगे तो बहुत मुश्किल से ही कहीं कहीं ये दोनों चीजों में अंतर क्लियर किया गया है। तो हमको ये समझना है कि गुणनखंड क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। अगर अपवर्तक गुणनखंड की जगह पे यूज हो जाता या गुणनखंड अपवर्तक की जगह पे यूज हो जाता तो दोनों टर्म देने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे हमें क्या समझना है कि गुणनखंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए 12 है हमारे पास, 12 कोई संख्या है। अब इसका हमें गुणनखंड निकालना है, तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। 12 का गुणनखंड हो सकता है 1 गुणा 12 हो सकता है, या 2 गुणा 6 हो सकता है, या 3 गुणा 4 हो सकता है ना, या हाँ, इतने गुणनखंड हो सकते हैं, या और कोई कॉम्बिनेशन इसमें बन सकता है। तो हमें लगता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 1 और 12 क्या हुआ, ये 12 का गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो गए। इसी तरीके से 2 और 6 क्या हो गए, 12 के गुणनखंड हो गए। इसी तरीके से 3 और 4 क्या हो गए, 12 के गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड हम लोग कैसे समझेंगे, यानी जिन संख्याओं को गुणा करने से हमें कोई संख्या प्राप्त होती है, जिन संख्याओं के गुणा करने से हमें कोई संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का, इस संख्या का, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती है। अब इसके कॉम्बिनेशन कई हो सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं। जैसे 1 का 12 बार हम लोग गुणा करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, 2 का हम लोग 6 बार गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा, या 3 का गुणा 4 बार मिलेंगे तो ये 12 हमें मिलेगा। यानी 3 और 4 भी इसके गुणनखंड हुए, 2 भी गुणनखंड हुआ, 6 भी गुणनखंड हुआ, 1 और 12 ये सब गुणनखंड हुए। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, गुणनखंडों की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो इसको आप काउंट करेंगे तो 3 3 6 गुणनखंड, 12 के टोटल कितने गुणनखंड हो गए, 6 गुणनखंड हो गए। और अपवर्तक की अगर हम लोग बात करें तो अपवर्तक की परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं। अपवर्तक हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि अपवर्तक, किसी संख्या का अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जिससे दी गई संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। यहाँ हम लोग विभाजन के रूप में परिभाषा देते हैं, विभाजन के रूप में परिभाषा देते हैं, और यहाँ हम लोग गुणनखंड को गुणे के रूप में समझते हैं, है ना। तो हमें लगता है ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। और दोनों चीजें दो है तो काम मतलब सेम सेंस में यूज की जा सकती है, सेम सेंस में यूज की जा सकती है, लेकिन जब हम थोड़ा डीप में जाएंगे दोनों की परिभाषा में और दोनों के समझ में थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे तो ये अंतर हमें निकल के आता है कि यहाँ जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं, दो संख्याओं का गुणा करने से, यानी जिन संख्याओं को गुणा करने से कोई संख्या प्राप्त होती है, ये संख्याएं क्या कहलाती है, इस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। और अपवर्तक क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे बिना कोई शेषफल छोड़े। तो ये अपवर्तक की परिभाषा हो गई। हमें लगता है कि ये दोनों परिभाषा हम लोग लिख लें तो ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है और कहीं आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से कहीं इसका अंतर आपको मिलेगा नहीं, आप ढूंढ के थक जाओगे, है ना। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि गुणनखंड, फैक्टर, ये फैक्टर यानी जिन संख्याओं से के गुणा करने से, जिन संख्याओं के
गुणा करने से कोई संख्या प्राप्त होती है तो उन संख्याओं को संख्या का क्या कहते हैं? उन संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। है ना? अब अगर हम परिभाषा अपवर्तक की देना चाहें तो अपवर्तक, यह एग्जांपल आप लोग वही लिख लेंगे, है ना? जैसे 12 का गुणनखंड, एक 12 हो गया, 2 और 6 हो गया, 3 और 4 हो गया, तो ये गुणनखंड की परिभाषा में नीचे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपवर्तक की परिभाषा देना चाहें तो अपवर्तक ऐसी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, है ना? अपवर्तक, यही परिभाषा लिख दे रहे हैं, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दें। जैसे 12 का अपवर्तक क्या हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और 12। ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनसे अगर हम 12 में भाग दें तो हमें शेषफल कितना मिलेगा? शेषफल हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, है ना? तो ये पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो ये कंफर्म हो गया कि अपवर्तक क्या है और यहाँ फैक्टर यानी गुणनखंड क्या है ना? ये दोनों चीजें क्लियरली स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में हमारे यही सब चीजें जो है ज्यादा पूछी जाएंगी यहीं से। अब अपवर्त हम लोग समझ गए हैं, अपवर्त और अपवर्तक में डिफरेंस हम लोग समझ गए। पिछली वीडियो में अगर हम लोग आप लोग वीडियो ना देखे होंगे तो वीडियो आप लोग जाके देखेंगे, वो अपवर्तक और अपवर्त में हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियरली डिफरेंस सीखा है। ठीक है, तो अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। किस तरीके के प्रश्न ये आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ तो सबसे पहले की गुणनखंडों की संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास 30, कोई नंबर 30 है, तो 30 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 30 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, इनकी संख्या, सबसे पहले तो इनकी संख्या पूछी जा सकती है। जैसे मान लीजिए गुणनखंड 30 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, है ना, 10 हो गया, 15 हो गया और 30 हो गया। तो कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणनखंड इतने हो गए 30 के। तो ये संख्याएं पूछी जाएंगी कि 30 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। अब इसको हम मैन्युअली ऐसे निकालेंगे तब तो फिर ठीक है, छोटी संख्या है तब तो हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से दे दिया गया 156 का निकालिए, है ना, इस तरीके से, यानी 256, मान लीजिए 256 दे दिया गया, 196 का निकालिए, इस तरीके से संख्याएं दी गई, थोड़ा बड़ी संख्याएं दी गई, तब तो फिर हम लोग क्या है, टाइम लग जाएगा इसमें क्या होगा, फिर टाइम लग जाएगा। तो इसका ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे कि गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, और उसमें फिर सम गुणनखंडों की संख्या हो गई, विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास 72 है, मान लीजिए 72, ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है। अब इसका हम लोग पहले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि 72 को हम ऐसी संख्याओं को गुणा के रूप में लिखेंगे, ऐसे संख्याओं के गुणा के रूप में लिखेंगे जो अभाज्य संख्याएं हो। और अभाज्य आप लोग जानते हैं कि एक जो है अभाज्य में शामिल नहीं होती। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो सीधा सीधा हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 9 गुणा 8। अब 8 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसको हम लोग फिर से तोड़ेंगे, या ऐसे लिखे 8 गुणे 9, 8 गुणा 9। पहले दो संख्याओं में हम लोग, दो संख्याओं में, तीन संख्याओं जिसमें तोड़ना होगा तोड़ेंगे, फिर उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड उसका करेंगे, है ना। तो 8 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 हो गया, और 9 को 3 गुणा 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, कितने का? 72 का हो गया। अब इसको हम किसी भी तरीके से तोड़े, मान लीजिए 72 को हम लोग तोड़े 2 गुणा 36 में तोड़ दें, या 72 को हम लोग तोड़ दें 4 9 36 में, इस तरीके से अगर तोड़े 36 दूना 72, और ये
12 छक 72, मान लीजिए 12 छक 72, 6 गुणे 12 में तोड़ दें तो अंततोगत्वा यही आएगा। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ से भी यही चीज निकल के आएगी और यहाँ से भी यही चीज निकल के आएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो सेम होगा, है ना। इस तरीके से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में इसको गुणा करके 72 को लिख सकते हैं। इसको हम गुणनखंड बता सकते हैं कि 2 और 36 भी है, 6 और 12 भी है, 8 और 9 भी है ना। 36 और 24 तिया 72, 24 तिया 72 यानी 4 और 3 भी होगा, 72 का 3 और 4 24 भी होगा, इस तरीके से। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो वो बाद में यही निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए हम 3 और 24 की ही बात करें, पहले 8 और 9 से ये निकल के आया, 3 और 24 की बात करें तो 3 हो गया और 24 को हम लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, तो 3 गुणे 8। अब 8 को पुनः वही हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आया, 3 गुणे 3 आया 2 बार। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी संख्या का वही निकल के आएगा, चाहे जहां से आप इसको कॉम्बिनेशन को उठाएंगे, है ना। तो ये तो हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। और कोई संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए 30 ले लेते हैं, है ना। 30 ले लेते हैं तो 30 ये अगर संख्या है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना चाहें तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 15 कर सकते हैं। अब 2 गुणे 15 का मतलब 2 गुणे 3 और गुणे 5 हो गया, 3 पचे 15। तो ये अभाज्य अभाज्य गुणनखंड जो हुए वो कौन कौन से हुए, वो 2 हुए, 3 हुए और 5, 3 अभाज्य गुणनखंड इसके हुए। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मान लीजिए कोई 24 दे दिया, 24 के कितने अभाज्य गुणनखंड संभव है, कितने अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की भी संख्या पूछी जा सकती है ना। तो वो यूनिक होगा, उसमें फिर आप अलग अलग नहीं बता सकते। जैसे 2, 3 और 5 ये निश्चित है, 30 का अभाज्य गुणनखंड यही होगा, इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। और भी कोई संख्या आप लेके इसको आप चेक कर सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड हमारे बदल नहीं सकते, अभाज्य गुणनखंड हमारे वही होंगे। जो यहाँ 30 का आ रहा है वही आप और किसी भी तरीके से करेंगे, आप 6 पंचे 30 करके देखेंगे, तब भी बाद में जब उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा यही निकल के आएगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग गुणनखंड वृक्ष भी बनाते हैं। गुणनखंड वृक्ष कैसे बनता है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है। जैसे मान लीजिए 24 है तो 24 को हम लोग कैसे करेंगे, इसको 2 और 12 में तोड़ेंगे। अब 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया, 2 प्राइम नंबर हो गया, इसको हम लोग टच नहीं करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणा 6, 12 को 2 गुणा 6 लिख सकते हैं, फिर 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका, 24 का। तो 24 बराबर कितना हो जाएगा, 2, यही 2, ये 2 2 2 गुणे 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, यानी गुणनखंड ट्री इस तरीके से बन के आ गया। गुणनखंड ट्री जब हम लोग बनाते हैं तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ही उसका हम लोग करते हैं कि वो छोटी छोटी संख्याओं में उसको तोड़ते हैं, विभाजित गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, जिनको आगे हम फिर और छोटा ना कर सके, यानी बिल्कुल वो प्राइम हो जाए और किसी भी संख्या से उसमें भाग ना जाए। और किसी भी संख्या का आप गुणनखंड ट्री निकाल के देख लीजिए, है ना। 36 का निकाल लीजिए, 36 का, तो 36 का क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 18 लिख सकते हैं, है ना। 2 गुणा 18, आप कोशिश यही करेंगे कि एक तरफ हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, दूसरी तरफ हम लोग प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं होगी। 18 इसे मान लीजिए 5 से 9 चौक 36, 4 9 36, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर 4 को हम लोग 2 गुणा 2 कर सकते हैं और 9 को क्या कर सकते हैं, 3 गुणा 3, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ये भी गुणनखंड ट्री हमारा 36 का सही है। और इस तरीके से भी करना चाहे, जैसे मान लीजिए 36 है, अब 36 को हम लोग 18 दूना 36 करना चाहे तो 2 गुणा 18 हो गया, फिर 18 को पुनः 2 गुणा 9 लिखेंगे और 9 को फिर क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3। तो बात वही निकल के आई, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, बात वही फाइनली वही निकल के आती है। प्राइम फैक्टर प्राप्त करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, फैक्टर ट्री हम लोग बनाएंगे। तो क्योंकि ये बुक में दिया गया है, इस तरीके से यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। प्राइम फैक्टरों की संख्या, फैक्टर्स की संख्या अगर पूछेगा क्वेश्चन में, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये प्राइम फैक्टर हो गए, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ बताएंगे। अब यहाँ अगर इस पूछा जाए तो एक्चुअली 36 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 36 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणे 3 और गुणे 3। अब प्राइम फैक्टर की संख्या अगर पूछेगा तो प्राइम फैक्टर 1 2 3 4, इस तरीके से हमारा प्राइम फैक्टर होगा यहाँ पे, है ना। 2 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया है। तो ये उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और अब हम लोग देखते हैं गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 72 ही कोई संख्या लेते हैं,
या 54 ले लीजिए, मान लीजिए 54 ले लीजिए। अब 54 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 54 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब पहले तो 6 9 54 कर लीजिए, उसके बाद 6 को 2 गुणा 3 कर लीजिए, और 9 को फिर 3 गुणा 3 कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आ गया कितना? 54 आ गया। 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 दूना 54, ये 54 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 और गुणा 3 की घात 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर अब हमको पूछा जाएगा गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या अगर हम लोग मैन्युअली देखना चाहें, चलिए पहले हम इसको ट्रिक से देखते हैं। गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें ट्रिक लगाएंगे। तो गुणनखंडों की संख्या, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे? 54 के गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? जैसे 2 की पावर 1 है तो 1 पावर है तो इसको हम क्या करेंगे? 1 बढ़ा के लिखेंगे, यानी 1 प्लस 1 करेंगे, 2 हो गया। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 3 है तो 3, ये वाला 3 जो पावर में है इसकी बात हम कर रहे हैं, इसमें हम 1 जोड़ेंगे, 3 प्लस 1 करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 1 प्लस 1 2 हो गया, 3 1 4 हो गया, तो 4 दूना 8, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 54 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब इसको हम लोग थोड़ा मैनुअली करके देखे हैं अगर, तो 54 को कितने कितने कौन कौन सी संख्या से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? 1 होगा ही होगा, ठीक है, 2 होगा, उसके बाद 3 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 6 6 भी नहीं होगा, है ना, नहीं 6 होगा, 6 9 54, 6 हो गया, 7 8 नहीं होगा, फिर 9 होगा, 11 12 नहीं होगा, 13 14, फिर 15 भी नहीं होगा, 16 17 18 18 3 54, ठीक है ना, 18 होगा, और फिर 27 होगा, 27, उसके बाद फिर सीधा सीधा आपका 54 आ जाएगा, है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 निकल के आया। अब अगर इसको हम मैन्युअली करते तो ठीक है, छोटी संख्या है, इसको हम कर ले जाएंगे, निकाल ले जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। बट यहाँ अगर हमें बड़ी संख्या दी जाएगी तब हमें मुश्किल हो जाएगी। तो बड़ी संख्या में हम लोग यही ट्रिक लगाएंगे कि जो भी संख्या दी गई होगी उसका पहले हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद फिर उसमें हम लोग जो भी पावर हमारे पास आएगी उस पावर का हम लोग क्या करेंगे? गुणा करके, मतलब एक एक प्लस करके गुणा करके, और फिर दिखाएंगे कि कितना वो हमारा आया। तो ये हो गया। अब इस पे हम लोग एक दो सवाल कर लेते हैं, या एक आध एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें 72 का ही निकालना है ना, 72 का ही क्या करना है? हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 9 लिख सकते हैं। अब 8 को हम लोग 2 गुणे 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, गुणा 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, यानी 2 की पावर कितना हो गया? 3 हो गया, गुणे 3 की पावर 2 हो गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? गुणनखंडों की संख्या ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 3 है यहाँ पे, तो 3 प्लस 1 करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई कितना करेंगे? यहाँ 2 पावर है तो 2 प्लस 1 करेंगे, है ना। तो 3 एकम 3, 3 प्लस 1 4 हो गया, यानी 4 गुणे 3 हो गया, तो 4 3 12। अब हम लोग मैन्युअली करके देखते हैं कि वास्तव में क्या गुणनखंडों की संख्या 12 है। तो चलो देखा जाए इसको। अगर हम लोग देखें तो 72 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक है ना, 10 11, फिर 12 होगा, 18 होगा, है ना, 18 होगा, 19 होगा, 19 नहीं होगा, 20 21 22 23 और 24 होगा, 24 या 72। फिर चार से अगर डिवाइड करें तो 4 एकम 4 3 18, 18 हो ही गया, 18 हो गया, 24 हो गया, उसके बाद 36 होगा, और 36 के बाद फिर क्या होगा? 72 होगा। ठीक है, देखते हैं 12 आता है कि नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आया। तो अगर हम लोग मैनुअली कर रहे हैं तब भी 12 आया, और ऐसे कर रहे हैं तब भी क्या हुआ?
12 आया, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे इसमें हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, टोटल गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, वो जितना भी पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो संख्या हमारी पावर में आ रही है उस पावर को एक एक करके प्लस करके और मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग मैन्युअली करना चाहे 72 का, तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक का हम लोग कितनी बार गुणा करें, एक का हम लोग 72 बार गुणा करें, है ना। एक का 72 बार गुणा करें, ठीक है। इस तरीके से कह लीजिए, एक का 72 बार गुणा करेंगे, दो का 36 बार गुणा करेंगे, और चार का 18 बार गुणा करेंगे, छह का 12 बार गुणा करेंगे, है ना। फिर 8 का 9 बार गुणा करेंगे। अब जरा देखिए आया कि नहीं आया, 8 का 9 बार, और अभी है हमारे पास, है ना। अच्छा, एक दो तीन यहाँ छूट गया, तीन यहाँ छूट गया, अदरवाइज ये गलत ना होता। तीन छूट गया, तीन का हम लोग कितनी बार, 24 बार गुणा करें, है ना। फिर चार का हम लोग 18 बार गुणा करें, तब 72 मिल सकता है। या 8 का कितनी बार, 9 बार गुणा करें, तो दो दो चार, दो 6, दो 8, दो 10, और अभी एक और आया, ये कितना हो गया, 8 9 72, 24 3 72, और ये 36 दूना 72, 36 दूना 72 भी हो गया। 12 छक 72, अभी 6 बचा हुआ है भाई, यहाँ पे 6 बचा हुआ है, यानी 6 गुणे 12 हो गया। उसके बाद 8 गुणे 9 हो गया, 8 गुणा 9 हो गया, 8 9 72। तो देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फैक्टर ये हमारे निकल के आए, इसके 72 के। तो यही पूछा जा सकता है एग्जाम में कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो सकता है। अब इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, गुणनखंडों का गुणा क्या होगा। तो ये सारी चीजें अभी खैर पूछी तो नहीं गई हैं, लेकिन चलिए हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग खत्म ही कर लें, और एक आध एग्जाम्पल हम लोग देख लें थोड़ा बड़ी संख्याओं में, क्योंकि छोटी संख्याएं नहीं पूछी जाएंगी, बड़ी संख्याएं ही पूछी जाएंगी इसमें अगर पूछा गया तो। जैसे मान लीजिए 2700 का पूछ लिया गया, है ना। 2700 का, कि 2700 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2700 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों की संख्या होगी, तो 27 को हम लोग क्या करेंगे, 2700 को हम लोग लिखेंगे कितना, 27 गुणा 100 लिखेंगे, और फिर 27 को हम लोग क्या, 3 गुणा 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और यहाँ इसको क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 100 को जब भी हम लोग गुणा करेंगे तो 2 और 5 में करेंगे, है ना। और अगर 10 है, देखिए अगर 10 मिल रहा है तो 10 को हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणा 5 करेंगे, ठीक है ना। 100 है तो 100 में 2 का 2 पेयर रहेगा, और 5 का 5 2 बार आएगा, 5 पचे 25 चौका 100, 1000 रहेगा तो 3 बार 2 आएगा, 3 बार 2 आएगा, और 3 बार 5 आएगा, है ना। 3 बार 5 आ गया, यानी 5 और 2 ये पेयर बनता है, 5 और 2 का पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेगा, है ना। देखिए 5 का एक पेयर बन गया, 5 और 2 का एक पेयर बन गया, 5 और 2 का एक पेयर, तो जितने जीरो उतने 5 और 2 के पेयर बनेंगे, ये ध्यान रखना है। 10,000 आ जाएगा तो 4 पेयर बनेगा 5 और 2 का, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, और 5 की पावर कितना है, 2 है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पावर एक एक बढ़ा के गुणा कर लेंगे। पावर 2 है तो कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, पावर 3 है तो कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ पावर 2 है तो कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, है ना। तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 हो गए इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे कितने के, 2700 के, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अब मान लीजिए इसी तरीके से 1800 का फैक्टर आ गया, 1800 का में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 1800 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 1800 में हम लोग यहाँ 2700 की जगह पे 1800 लिख लेंगे, बिल्कुल आसान था। यहाँ पे 1800 का फिर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 9 दूना 18, यानी 2 गुणे 9 और गुणा 100 करेंगे, है ना। 100 करेंगे, अब इसको 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यही तो होगा, 2 2 का पेयर हो गया, 2 का 2 और 5 का 2, ये आएगा।
अब इसको यहाँ क्या सकते, 2 की पावर यहाँ 2 है, 2 की पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणा 3 की पावर 2 हो गया, गुणे 5 की पावर 2 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया। अब यहाँ हम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में एक एक पावर प्लस करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, गुणा 2 प्लस 1 हो गया, और गुणा फिर 2 प्लस 1 हो गया, है ना। तो 4 गुणा 3 गुणा 3, तो 4 तिया 12 तिया 36, 36 इसका भी आ गया, है ना। 1800 का कितना आ गया, 36 आ गया। तो इस तरीके से कोई भी नंबर दिया जाएगा तो उसमें हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कहा गया कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है ना, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास 30 है, 30 कोई संख्या है, ये कोई संख्या है 30। अब 30 का गुणनखंड जब हम लोग करेंगे, 30 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया और 30 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणनखंड ये हमारे कितने हो गए, 30 के हो गए। 30 के गुणनखंड 9 हो गए। 30 को अगर हम लोग इस तरीके से गुणनखंड करें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 6 पंचे 30, 5 छक 30, ठीक है ना, 5 छक 30, तो 5 गुणे 6 करेंगे, फिर ये हो गया 5 गुणा 2 गुणा 3, है ना। यानी इसको सीरियल पे अगर लिखे तो इस तरीके से एक 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 पावर आ गया, है ना। अब इसमें हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है तो 2 हो गया, यहाँ 2 दूना 4 दूना 8, तो यही 8 आना चाहिए। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मिनट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, और यहाँ 12 कैसे होगा भाई, 12 नहीं होगा, है ना। 10 के बाद 12 नहीं होगा, फिर सीधे सीधे 15 होगा और 30 होगा। तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ से हमारी गलती नहीं हो सकती, यहाँ हम गलत कर सकते हैं, कोई संख्या हम छोड़ दें, कोई एक्स्ट्रा लिख दे तो यहाँ गलती हो सकती है। लेकिन इस तरीके से अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे सही आएंगे। अब इसी केस में हम लोग देखते हैं कि इसमें विषम फैक्टर कितने हैं और सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो सम गुणनखंड अगर हम लोग देखेंगे तो सम गुणनखंड हमारा 2 है, 6 है, 10 है और 30 है, यानी 1 2 3, 3 हो गया हमारा सम गुणनखंड। और विषम गुणनखंड की संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो विषम गुणनखंड इसमें कितने हो गए, 1 हो गया, इसको हम ऐसे कट कर दे रहे हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गए, ये हमारे विषम। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, और 4 ही हो गई हमारे सम गुणनखंडों की संख्या, है ना। तो टोटल मिला के 8, टोटल 8 होना चाहिए, 4 ये और 4 सम गुणनखंड और 4 विषम गुणनखंड। तो अगर हमसे पूछ लिया गया कि इसमें 30 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 30 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग कैसे करेंगे। तब इसमें हम लोग देखिए, अगर सम गुणनखंड है तो सम को हम लोग पावर नहीं बढ़ाएंगे, सम का पावर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन विषम का एक एक पावर बढ़ा लेंगे। तो सम का पावर एक ही है तो एक ही रहने देंगे, और गुणा क्या करेंगे, 3 की पावर 1 है तो 2 कर लेंगे, और 5 की पावर 1 है तो यहाँ भी 2 कर लेंगे। अब 2 दूना 4, ये 4 हो गया, है ना। इसी तरीके से ये सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गया, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक के पीछे क्या लॉजिक है उसको भी कभी समय मिला तो उसको बताएंगे, है ना। इस ट्रिक के पीछे भी पर्दे के पीछे क्या कैलकुलेशन चलता है, क्या लॉजिक होता है, ये भी अगर आप लोग समझने की इच्छा व्यक्त करेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा कि इसका पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे हम लोग यहाँ +1 कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी तो हम यहाँ वहीं रहने देते हैं, और विषम जो गुणनखंड है इसके हम +1 करके मल्टीप्लाई, या जब हम लोग को हमको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर यहाँ विषम गुणनखंडों की संख्या 30 का विषम गुणनखंड, 30 के विषम गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी हुई तब क्या करेंगे, 30 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में सम गुणनखंड को हम लोग टच नहीं करेंगे, सम गुणनखंड को हम लोग टच नहीं करेंगे, यानी उसकी पावर में हम कुछ लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए हम लोग इसकी पावर में कुछ नहीं करेंगे, बस विषम गुणनखंड जो है इनकी पावर में एक और एक प्लस कर देंगे, यानी यहाँ एक है तो यहाँ एक है, यहाँ +2 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2 गुणा 2,
तो 4 हो गया, यानी सम गुणनखंडों की भी संख्या 4 है और विषम गुणनखंडों की संख्या भी 4 है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेके देते हैं। 72 ले लीजिए, 72 थोड़ा सा बड़ा है, 72 लेके देखिए। अब 72 को अगर हम लोग देखें तो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लोग लिखेंगे 8 9 72। 8 9 72 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, वो 3 पावर 3 है तो 4 करेंगे यहाँ, और पावर 2 है तो 3 करेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। 12 हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। अब सम गुणनखंडों की संख्या अगर हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है ना, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या। अब सम गुणनखंडों की संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो सम वाला नंबर 2 है, तो यहाँ सम है तो सम की पावर 3 है, इसको हम लोग टच नहीं करेंगे, कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे, 3 को एज इट इज रखेंगे, है ना। और यहाँ 3 की पावर 2 है, पावर 2 है, विषम गुणनखंड जो ये 3 है, 3 का पावर 2 है, तो इसमें हम लोग 2 की प्लस 1 करेंगे, यानी 2 का प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 गुणा 3 तो 3 त्रिक का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। अब इस हिसाब से देखेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, यानी 12 में से 9 घटाएंगे तो वो विषम गुणनखंडों की संख्या आएगी, यानी 3 हमें विषम गुणनखंड मिलना चाहिए। तो देखते हैं विषम गुणनखंड हमें सही मिल रहे हैं कि नहीं। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या है ना, ये कितना होगा, तो सम को हम टच नहीं करेंगे, यहाँ हम कुछ नहीं टच करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा विषम गुणनखंड होगा, विषम गुणनखंड का जो भी पावर होगा उसका हम लोग 1 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1 लिखिए, 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। 3 हो गया हमारा विषम गुणनखंड। इसके साथ और कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको हम लोग टच नहीं करेंगे, इसी को हम लोग प्लस करके करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया विषम गुणनखंडों की संख्या। तो 9 और 3 मिला के टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। तो यही इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। बहुत ज्यादा हम लोगों के टेट या सुपर टेट में, उसमें जो है यूपी टेट या सी टेट में नहीं पूछा जाएगा। यहीं तक हम लोग यहाँ इसको पढ़ते हैं, बाकी कभी समय मिला तो हम लोग ये सब भी डिस्कस करेंगे। विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, या गुणनखंडों का गुणा क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो हमें लगता है ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज हम लोग यहाँ से लिख लें, एक चीज हम लोग ये लिख लें कि जब हम लोग सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तब क्या करेंगे, और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तब क्या करेंगे, है ना। कुल गुणनखंडों की संख्या जब हम लोग निकालेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, है ना, तब क्या करेंगे, तो जो भी पावर होगा, है ना, जो भी पावर होगा, यानी कि जो हमारा ये प्राइम फैक्टर है ना, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंडों की घात को घात में एक एक जोड़कर गुणा करते हैं, है ना। कुल गुणनखंडों की संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जो भी आएंगे, अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे, उसकी घात जो होगा तो घात में हम लोग क्या करेंगे, एक एक जोड़कर गुणा करेंगे, वो टोटल हमारा आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। और अब दूसरा पॉइंट ये होगा कि सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या अगर हम लोग निकालना चाहें तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, तब हम लोग जो हमारा पावर इस तरीके से मान लीजिए सम सम संख्या, यानी जो हमारा सम अभाज्य गुणनखंड आया है, सम अभाज्य गुणनखंड जो आया ये 3 आया है ना, तो 3 में क्या होगा, इसकी इसकी पावर में हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा ये 3 है अभाज्य जो है, इसकी पावर हम 1 कर देंगे, है ना। जैसे देखिए 3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसकी 2 की पावर 1 हमने कर दिया, तो 3 गुणे 3 हो गया, यानी 9 हो गया, है ना। तो यानी ये सम अभाज्य, अब सम अभाज्य गुणनखंड जो होगा ये हमारा 2 ही होगा, है ना। 2 के अलावा अगर कोई हो तो बताइए,
दो के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो सीधा सीधा हम यहाँ दो भी लिख सकते हैं। या चलिए सब अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड की घात वही रखते हैं तथा अभाज्य तथा विषम विषम अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, विषम अभाज्य गुणनखंडों की घात में एक एक जोड़कर गुणा करते हैं। समझ गए होंगे। जो सम गुणनखंडों की संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो सम गुणनखंडों की संख्या में जो हमारा सम अभाज्य फैक्टर है यानी दो है, दो की पावर में हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, तीन रखेंगे। और जो हमारा विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है उसकी पावर जो भी होगा, जितनी भी विषम अभाज्य संख्याएं होंगी उसकी पावर में हम एक एक प्लस करके उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सम अभाज्य गुणनखंड की घात वही रखते हैं तथा विषम अभाज्य गुणनखंडों की घात में एक एक जोड़कर गुणा करते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, विषम गुणनखंडों की संख्या, ये तीसरा पॉइंट है हम लोगों का, है ना। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सम वाले में तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। सम को हम लोग टच भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे सम का पावर जो है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं करेंगे। विषम का पावर जो होगा, विषम के पावर में एक जोड़ के गुणा करेंगे। तो इसमें ऐसा लिखिए कि विषम अभाज्य गुणनखंडों की घात में एक एक जोड़कर गुणा करते हैं, है ना। सम को हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है ना। तो एज इट इज मतलब इसको हम लेते ही नहीं है, सम को हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे उसमें, है ना। लेकिन विषम का जो विषम फैक्टर जो होगा अभाज्य गुणनखंड, उसकी पावर एक, और जितने भी विषम फैक्टर होंगे उसका एक एक पावर करके क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ फिर से एक बार लिख लीजिए कि इसमें फिर विषम अभाज्य गुणनखंडों की घात में एक एक जोड़कर, है ना, गुणा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम लोग रिकैप करते हैं कि अपवर्तक क्या है और गुणनखंड क्या है, अपवर्त क्या होता है, और अपवर्तक अपवर्त में अंतर क्या होता है, गुणनखंड अपवर्तक में अंतर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, और उसके बाद फैक्टर ट्री हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीजें हो गया। और उसके बाद कुल गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इस टॉपिक में भी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर आगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लघुत्तम, एलसीएम और एचसीएफ। वहां से कम 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, वहां से 2 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो बेस यही है, यही से हम लोग डेफिनेशन हम लोग समझ गए हैं अपवर्तक का, अपवर्त का। तो ये दोनों चीजें वहां काम आएंगी, है ना। तो इस वीडियो को बहुत सीरियसली देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आगे हम और भी गुणनखंडों की संख्या बताएं, कि फिर जब समय मिलेगा तब बताएंगे तो ठीक है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, पर्दे के पीछे क्या मल्टीप्लीकेशन, क्या कैलकुलेशन होता है, वो सारी चीजें अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसको हम लोग समझेंगे कि हम लोग सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाल रहे हैं, ये पावर में हम लोग छेड़छाड़ करके कैसे निकालते हैं, या कुल गुणनखंडों की संख्या में पावर में एक जोड़ करके हम ये पीछे एक जोड़ने के पीछे लॉजिक क्या है, ये हम लोग समझेंगे अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगला सेशन जो हम लोगों का होगा, अगला वीडियो एलसीएम और एचसीएफ पे आएगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।